दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्यक्षात्मक सरकार के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम अध्यक्षात्मक सरकार के अर्थ, गुण और दोषों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार का अर्थ क्या होता है। तो देखो, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वो होती है जिसके अंदर कार्यपालिका का जो विभाग होता है ना, वो व्यवस्थापन से बिल्कुल अलग होता है। और इस कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होता। इसीलिए गार्डनर ने कहा कि अध्यक्षात्मक सरकार वही होती है जिसमें कार्यपालिका मतलब राज्य में जो अध्यक्ष और उसके मंत्री होते हैं वो अपनी अवधि या कार्यकाल के बारे में संविधान की दृष्टि में विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और उनकी जो राजनीतिक नीतियां होती है उसके संबंध में भी वो उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब इस प्रकार की जो पद्धति होती है, जो तरीका होता है, उसमें राज्य का जो प्रधान है वो नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होती बल्कि वास्तव में कार्यपालिका होती है और उन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करती है जो संविधान और कानून के जरिए उन्हें मिलती है। अब ये जो पद्धति होती है ना, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास में सरकार की वास्तविक शक्तियां होती हैं जो अपनी नीतियों और प्रशासन के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। और इस प्रकार की जो शासन पद्धति होती है उसके जो उदाहरण है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और दक्षिणी अमेरिका। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वो होती है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती, क्योंकि इसमें जो वास्तविक प्रमुख या प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो अब देखते हैं कि अध्यक्षात्मक जो सरकार होती है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो इसकी सबसे पहली जो विशेषता है वो है कि नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो अलग अलग नहीं होती। इसमें देश का जो राष्ट्रपति होता है वो केवल देश का वैधानिक प्रधान ही नहीं होता बल्कि वास्तविक रूप से सारी शक्तियों का उपयोग भी करता है। दूसरी विशेषता है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। अब इसमें जो कार्यपालिका होती है उसका जो प्रधान होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है और उन्हें महाभियोग के अलावा कोई भी स्थिति या परिस्थिति में हटाया नहीं जा सकता। तीसरी विशेषता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण। अब इसमें क्या होता है कि जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है, स्वतंत्र रहती है। अब कार्यपालिका जो होती है वो केवल प्रशासकीय कार्य करती है और व्यवस्थापिका जो होती है वो केवल विधायी कार्य करती है। और व्यवस्थापिका के द्वारा जितने भी अविश्वास और निंदा प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उन प्रस्तावों का कार्यपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही कार्यपालिका विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेती है। चौथी विशेषता है मंत्रिमंडल का अभाव। इस पद्धति में क्या होता है कि मंत्रियों की जगह पर केवल सचिव होते हैं जिनका मेन काम होता था राष्ट्रपति को सहायता पहुंचाना, और ये लोग अपने पद पर तब तक रह सकते जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो, क्योंकि इन लोगों का विधानमंडल से कोई संबंध नहीं होता। पांचवी विशेषता है उत्तरदायित्व का अभाव। इस पद्धति में क्या होता है कि कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। विधानमंडल न तो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है और न ही मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका को पद से हटा सकती है। छठी विशेषता है पृथकता। इसमें क्या होता है कि अध्यक्ष जो होता है वो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होता और न ही उसके मंत्री परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य हो सकते। अब बात करते हैं इस पद्धति के गुणों की, यानी अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुणों की। सबसे पहला गुण है स्थिर सरकार। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए होता है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया नहीं जा सकता। उन्हें तब भी हटाया जा सकता है जब उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो और उन पर महाभियोग लगा हो। मतलब ये कि केवल संविधान का उल्लंघन करने पर ही महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि एक बहुत हार्ड प्रोसेस होता है। दूसरा गुण है संकट काल के लिए उपयुक्त। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस प्रणाली में जो वास्तविक शक्तियां होती है उनका स्वामी राष्ट्रपति होता है। मतलब वास्तविक जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। इसलिए वो युद्ध काल में यानी संकट के समय में अपने सचिवों से परामर्श करके जल्द से जल्द निर्णय ले लेता है और इसी वजह से वो युद्ध काल या संकट काल का जो सामना है वो सरलता से यानी आसानी से कर सकता है। तीसरा गुण है दल प्रथा प्रभावहीन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि दल प्रथा जो होती है ना वो संसदीय सरकार की तरह प्रभावपूर्ण नहीं होती, क्योंकि एक बार जब राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति संसद के बहुमत पर निर्भर नहीं होता। चौथा गुण है शक्ति पृथक्करण पर आधारित। अमेरिका में क्या होता है कि शक्तियों का जो बंटवारा है उसे स्वतंत्रता के लिए जरूरी माना गया है और इसके साथ साथ ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को भी रखा गया है, जिससे क्या होता है कि सरकार का कोई भी अंग अपने क्षेत्र में निरंकुश नहीं रहता। और क्या होता है कि कार्यपालिका अगर प्रशासकीय कार्यों को निभाती है तो व्यवस्थापिका विधायी कार्यों को निभाती है। पांचवा गुण है बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त।
अब देखो क्या होता है कि जिन देशों में बहुदलीय प्रणाली होती है वहां पर अध्यक्षात्मक सरकार बहुत ज्यादा उपयुक्त रहती है। अध्यक्षात्मक सरकार होने की वजह से ही वहां पर जब चाहे परिवर्तन नहीं हो सकते। छठा गुण है स्वतंत्रता की रक्षा। अब इस पद्धति में क्या होता है कि जो कानून बनाते हैं और फिर कानून बनने के बाद में उन्हें लागू करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब ये है कि इस पद्धति में कानून बनाने वाले और कानून को लागू करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। इसी वजह से जनता की स्वतंत्रता ज्यादा सुरक्षित रहती है। तो ये तो हुए अध्यक्षात्मक सरकार के गुण और विशेषताएं। अब हम बात करेंगे अध्यक्षात्मक सरकार के दोषों के बारे में। इस प्रणाली के कुछ खास दोष हैं, जिसमें पहला दोष है कार्यपालिका और विधानमंडल में सहयोग का अभाव। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, या फिर किसी वजह से कभी कभी इन दोनों में असहयोग की भावना पैदा हो जाती है। फिर उस समय क्या होता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के लिए या फिर विदेशी सहायता का जो कार्यक्रम होता है उसे स्वीकार करवाने के लिए अलग अलग असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा दोष है राष्ट्रपति की तानाशाही। इस प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति के हाथों में सारी शक्तियां जैसे कार्यपालिका, वित्तीय या कानूनी शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे मामलों में अपनी इच्छा चला सकता है। तीसरा दोष है शक्तियों का पृथक्करण वांछनीय नहीं। मतलब ये कि इस पद्धति में जो शक्तियों का विभाजन होता है वो चाहने योग्य नहीं होता, क्योंकि कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच में सामंजस्य का अभाव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें देश भाव उत्पन्न हो जाता है और सरकार की एकरूपता खतरे में पड़ जाती है। चौथा दोष है समय के अनुरूप परिवर्तनों का अभाव। अब ये जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है ना, इसमें जो संविधान होता है वो बहुत कठोर होता है। शांति और युद्ध दोनों कालों में वैधानिक आदेशों का पालन होना जरूरी होता है। पांचवा दोष है शासन का संसद के प्रति प्रशासकीय उत्तरदायित्व का अभाव। अध्यक्षात्मक सरकार में सरकारी प्रशासन या नीति पर जनता या फिर संसद का दैनिक नियंत्रण नहीं होता। राष्ट्रपति या सचिवों से प्रश्न भी नहीं पूछे जा सकते, यहाँ तक कि उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी पारित नहीं किया जा सकता। इसलिए राष्ट्रपति और सचिव अपनी इच्छा से